हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 14 रहेगा। 13 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जिन बच्चों ने 10th कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत अच्छी भर्ती है, वेट मत करना कि एंड डेट पे भरेंगे, अभी फार्म भर देना इसका। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आते हैं। सब में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट आपको मिलते हैं। बहुत ही आसान पेपर होते हैं। मैथ जो चैनल पे कराया गया है, मैथ की 70 प्लस वीडियो है। डीआरडीओ एमटीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाना, सारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक नंबर भी नहीं कटेगा। रीजनिंग कंप्लीट करा रखी है, डीआरडीओ रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाना, सारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जीके डेली मैं आपको करा रही हूँ। 1500 प्लस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो जरूर सुन लेना आप। और उसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर पे ध्यान देना है। 10th लेवल की जो ग्रामर होती है वो कर लेना, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। जुलाई में पेपर है, 4 महीने आपके पास पड़े हैं, बहुत अच्छा मौका है। जिन बच्चों ने 10th कर रखी है, 18 से लेके, कुछ वैकेंसीज में 25 है और 18 से लेके 27 ये एज क्राइटेरिया है। अगर आप लोग फार्म भरना चाहते हो तो फार्म भर देना। लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है ये, और जो लड़के हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए इसमें फार्म फीस जो है वो 100 रुपये है। तो आप लोग जरूर देख लेना ये फार्म। पेपर बहुत अच्छा, ये आप लोगों के पास मौका है। जिन बच्चों ने +2 नहीं कर रखी या कर भी रखी है तो भी जरूर भरना, ग्रेजुएशन वाले भी भरना, मौका कोई नहीं छोड़ना है आपने। ओके, तो ये नोटिफिकेशन था, चैनल पे मैंने डाल भी दिया है। फार्म आप जल्दी भर देना ये, क्योंकि सीएचएसएल में बहुत सारे बच्चों का फार्म नहीं भरा गया था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना है भी नर्मदा नदी पर। वन लाइनर याद रखना है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो आंसर याद रखना है आपको, नर्मदा नदी पर है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाते हैं हर साल हम? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना है, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम नेशनल टीचर डे कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाते हैं, टीचर डे कब मनाते हैं हमारे भारत में, तो 5 सितंबर। और अगर हम वर्ल्ड टीचर डे की बात करें तो आंसर आएगा 5 अक्टूबर को। ओके, ये याद रखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हिंदी डे अगर आपसे पूछा जाए तो 10 जनवरी आपको टिक करना है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है? 24 जनवरी को आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए। संविधान के भाग नंबर 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वहां सिर्फ नाम मेंशन किए गए हैं। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है, 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, जिसको बाद में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में दोबारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब संघ का उल्लेख यानी यूनियन का उल्लेख, राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, उपराष्ट्रपति, यानी जितने भी हमारे सेंटर में है उन सब के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सबका डिटेल में वर्णन किया गया है संघ के उल्लेख के अंदर। ठीक है, तो संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 5 में है। तो 5 चैप्टर आपको याद होने चाहिए। हमें वर्तमान के 25 चैप्टर याद करने हैं, उसमें से 5 चैप्टर मैंने आपको करा दिए, रिवीजन भी मैंने आपको करा दी। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो कल मैंने आपको बताया था भूरी क्रांति का रिलेशन किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड कौन सी है, तो भूरी क्रांति है। अब मैंने अंडा उत्पादन की क्रांति कल आपको बताई थी, मुझे कमेंट करके बताना कि अंडा उत्पादन से रिलेटेड क्रांति कौन सी है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करना। और जो भी बच्चे कमेंट करते हैं भी, आपका आंसर बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और जो बच्चे कमेंट नहीं करते प्लीज़ कमेंट किया करो। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा मेरे चैनल पे कितने बच्चे हैं और किस किस प्रकार के बच्चे हैं, यानी कितना सीरियसली वो पढ़ रहे हैं, और जो मैं आपको करा रही हूँ उसका कितना आपको बेनिफिट हो रहा है और कितना याद रह रहा है। तो अंडा उत्पादन की क्रांति कौन सी है, कमेंट करना। जितने बच्चे भी वीडियो सुन रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजना बनाता है, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम योजना आयोग नहीं है। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। ये याद रखना, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, ये नीति आयोग है, ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, लेकिन अब 1 ईयर प्लान्स बनते हैं। योजना आयोग बोले या नीति आयोग बोले, उसका जो हेड होता है हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर पेपर में आता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भी नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भी नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हर पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोम कौन सी नदी के किनारे है? इटली की कैपिटल है, इटली की कैपिटल रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। कल हमने किया था लंदन, लंदन की कैपिटल थेम्स है। ओ सॉरी, लंदन की सॉरी उसकी इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। आपकी जर्मनी की कैपिटल क्या है? अभी बर्लिन है, और बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्रेन नदी के किनारे है। और आपकी फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सबको पता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन है हमारी जो सीमा रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ है। भारत और चाइना के बीच जो लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। दो तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है भी गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911। नाम से ही पता चल रहा है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने 711 और 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था? 711 में तो असफल रहा था, लेकिन 712 में सफल रहा था। हमारे मिडेवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी से ही होती है, और औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 ईस्वी पे मध्यकालीन भारत कंप्लीट होता है। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर अटैक किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? अब तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में एक जगह का नाम है करनाल, एक जिला है करनाल, करनाल में एक जगह है तराइन। तो तराइन का पहला युद्ध अगर पेपर में आता है तो आंसर देना है 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? भी 1192 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहले युद्ध में विनर कौन था? पृथ्वीराज चौहान विनर था। और तराइन का दूसरे युद्ध में विनर कौन था? तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विनर था। जो बच्चे हरियाणा जी के पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ राजा जयचंद ने भी नहीं दिया था, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। राजा जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता था, और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने मैरिज कर ली थी, जिसके कारण जयचंद नाराज था, और पृथ्वीराज चौहान के नाना भी नाराज थे, उसके फ्रेंड भी नाराज थे, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को एक मौका मिला था। राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसके कारण तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विनर रहा था। तो पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192। पहले में पृथ्वीराज चौहान विनर था, दूसरे में मोहम्मद गौरी विनर था, ठीक है। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, विनर कौन था? बाबर। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, विनर कौन था? अकबर। तीसरा हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और विनर कौन था? अहमद शाह अब्दाली। आ गया समझ में? तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।